हेलो स्टूडेंट्स। इस लेक्चर में हम प्रोटोप्लाज्म अर्थात जीव द्रव्य के बारे में अध्ययन करेंगे। जीव द्रव्य क्या होता है इसकी हम बात करें उससे पहले कि हम ये जानेंगे कि विभिन्न समय में जीव द्रव्य के बारे में विभिन्न वैज्ञानिकों ने क्या जाना और उनकी क्या राय रही। सबसे पहले 1775 में कोटी ने सबसे पहले प्रोटोप्लाज्म या जीव द्रव्य को ऑब्जर्व किया था, उसको देखा था। तो स्लीडन नाम के वैज्ञानिक ने इसको एक प्रकार का गम या गोंद कहा। उन्होंने कहा कि ये चिपचिपा सा पदार्थ है, इसलिए एक प्रकार का गोंद है। लेकिन डुजार्डिन नामक वैज्ञानिक ने 1835 में प्रोटोप्लाज्म को एनालाइज किया और एनालाइज करने के बाद इसको एक नाम दिया सारकोड। तो प्रोटोप्लाज्म अब सारकोड कहलाने लगा। लेकिन 1841 में परकिंजे नामी वैज्ञानिक ने इसको प्रोटोप्लाज्म नाम दिया, जो कि आज भी इसे प्रोटोप्लाज्म के नाम से जाना जाता है। हक्सले नामक वैज्ञानिक ने 1865 में प्रोटोप्लाज्म को परिभाषित किया और उन्होंने बताया कि प्रोटोप्लाज्म इज फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ, अर्थात जीव द्रव्य जीवन का भौतिक आधार है। उसके बाद 1892 में ओ हर्टविग नामक वैज्ञानिक ने प्रोटोप्लाज्म थ्योरी दी। उनके अनुसार जीव द्रव्य जो होता है प्रोटोप्लाज्म जिसकी हम बात कर रहे हैं, वो समस्त जीवों की कोशिकाओं में, समस्त जीव अर्थात चाहे वो प्रोकैरियोटिक हो, यूकैरियोटिक हो, पादप कोशिकाएं हो या जंतु कोशिका हो, उन समस्त जीवों की कोशिकाओं में पाया जाने वाला विविध पदार्थों के परमाणु और अणुओं का एक ऐसा जटिल मिश्रण है जो कि जीव शक्ति अर्थात जीवन उत्पन्न करता है। इसमें विभिन्न पदार्थ पाए जाते हैं, चाहे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स, न्यूक्लिक एसिड, उसके अलावा इनऑर्गेनिक पदार्थ आदि कई पदार्थ पाए जाते हैं। तो उन पदार्थों के परमाणुओं और अणुओं का एक ऐसा जटिल मिश्रण है, मिक्सचर है, जिसके फलस्वरूप जीव शक्ति या जीवन उत्पन्न होता है। तो ये विभिन्न वैज्ञानिकों ने प्रोटोप्लाज्म के बारे में जो खोजा उसकी हमने इसमें बात की। अब आगे हम बात करते हैं फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म अर्थात जीव द्रव्य के कुछ भौतिक लक्षण होते हैं, उसकी हम बात करें तो सबसे पहले हम बात करते हैं अपीयरेंस की, प्रकटन अर्थात ये कैसा होता है, दिखने में कैसा होता है। तो ये दिखने में थोड़ा चिपचिपा होगा, ट्रांसल्यूसेंट अर्थात पारदर्शी होता है, जिसके आर पार लाइट हो जा सकती है लेकिन देखा नहीं जा सकता है, तो ट्रांसल्यूसेंट होता है। ये जिलेटिनस होता है, जेली समान होता है और जल में अघुलनशील होता है। लेकिन जल में अघुलनशील तो होता है, लेकिन ये जल को एब्जॉर्ब कर सकता है, जल को अवशोषित कर सकता है। तो ये स्टिकी, ट्रांसलूसेंट, इनसोल्युबल इन वाटर बट एब्जॉर्ब्स वाटर, जल को अवशोषित कर सकता है। दूसरा इसका जो भौतिक गुण होता है वो है इलास्टिसिटी एंड कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी। इस गुण की हम बात करें तो उसमें प्रत्यास्थता और संकुचनशीलता, इलास्टिसिटी अर्थात प्रत्यास्थता, कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी संकुचनशीलता का गुण पाया जाता है। ये प्रोटोप्लाज्म और प्लाज्मा मेम्ब्रेन का एक इम्पोर्टेंट गुण होता है और प्लाज्मा मेम्ब्रेन को लगभग इसके जो ओरिजिनल साइज होता है उससे 25 गुना इसको स्ट्रेच किया जा सकता है, खींच के लंबा किया जा सकता है, क्योंकि इनमें इलास्टिसिटी का गुण पाया जाता है। उसका हम विस्कोसिटी या श्यानता की हम बात करें तो श्यानता जो होती है वो विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं में
और एक ही प्रकार की कोशिका के विभिन्न भागों में और अलग अलग भागों में विभिन्न विभिन्न अवस्थाओं में ये जो विस्कोसिटी होती है वो अलग अलग होती है, सांद्रता जो होती है वो अलग अलग होती है। और ये टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ विस्कोसिटी या सांद्रता कम होती जाती है। साथ ही हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, तरल स्थितिक दाब के कारण भी ये रिड्यूस होती है, लेकिन इलेक्ट्रिक करंट और कुछ निश्चयतक होते हैं उससे विस्कोसिटी बढ़ जाती है। प्रोटोप्लाज्म एक कोलोइडल सॉल्यूशन है जिसमें इंटरचेंजिंग सोल और जेल स्टेट्स पाई जाती है। इसको हम आगे इसकी कोलोइडल प्रॉपर्टी के अंतर्गत जानेंगे। तो जो महत्वपूर्ण इसका फिजिकल करेक्टर है वो ये है कि ये चिपचिपा है, ट्रांसलूसेंट है और इसमें प्रत्यास्थता पाई जाती है, इलास्टिसिटी पाई जाती है और ये विस्कस होता है। इसके बाद हम बात करते हैं इसके कोलोइडल प्रॉपर्टीज़ की। कोलोइडल जो शब्द है वो कोला अर्थात गोंद जैसा और इडोस स्वरूप यानी गोंद जैसा जिसका स्वरूप होता है उससे इसका नाम बना है कोलोइडल। तो कोलोइडल प्रॉपर्टीज प्रोटोप्लाज्म की जो होती है उसकी हम बात करें तो सबसे पहले जो फिशर नाम के वैज्ञानिक ने 1894 में, आरडी ने 1899 में और विल्सन ने 1925 में इसकी जो कोलोइडी प्रकृति है, कोलोइडी नेचर है उसको प्रतिपादित किया। प्रोटोप्लाज्म क्या कि बहुत ही जटिल पॉलीफेजिक जिसमें एक से अधिक अवस्थाएं पाई जाती है क्रिस्टलोकोलोइडल सिस्टम है जिनमें कि विभिन्न ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक पदार्थ पाए जाते हैं और ये ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक पदार्थ जल में डिस्पर्स होते हैं। कोलोइड की हम बात करें तो कोलोइड किसी पदार्थ की वह अवस्था है जिसमें प्रक्षेपण माध्यम अर्थात डिस्पर्सन फेज में निलंबित जो परिक्षिप्त पदार्थ के कण होते हैं वो सामान्य अणुओं से तो बड़े परंतु सूक्ष्म कणों से छोटे हैं। एक्चुअली कोलोइड हेटेरोजेनस सिस्टम होता है, विषमांगी माध्यम होता है जिसमें कि दो अवस्थाएं पाई जाती है और ये जो दो अवस्थाएं होती है एक अवस्था तो है कंटिन्यूअस या डिस्पर्सन फेज अर्थात सतत या प्रक्षेपण माध्यम, सतत प्रावस्था या प्रक्षेपण माध्यम। तो यहाँ पे प्रोटोप्लाज्म में ये जो सतत और प्रक्षेपण माध्यम होता है ये जल होता है और दूसरी जो अवस्था होती है कोलोइड की वो होती है डिसकंटिन्यूअस और डिस्पर्स फेज यानी असतत प्रावस्था या परिक्षिप्त प्रावस्था। और यहाँ पे प्रोटोप्लाज्म में ये होता है कोलोइडल पार्टिकल्स जिनका साइज 0.001 माइक्रोन से 0.1 माइक्रोन तक होता है। क्योंकि इनमें दोनों अवस्थाएं पाई जाती है कंटिन्यूअस और डिसकंटिन्यूअस, डिस्पर्सन फेज और डिस्पर्स फेज, इसलिए प्रोटोप्लाज्म एक कोलोइडल प्रॉपर्टीज रखता है। इस डायग्राम के माध्यम से हम समझ सकते हैं कि जो वास्तविक सॉल्यूशन होता है इसमें जो प्रक्षिप्त पदार्थ होते हैं वो प्रक्षेपण माध्यम के कंपेरिजन की हम बात करें तो ये उनका साइज 1 नैनोमीटर से छोटा होता है, इसलिए ये वास्तविक सॉल्यूशन बन जाता है। और सस्पेंशन की हम बात करें तो इनमें जो साइज होता है प्रक्षिप्त पदार्थों का वो थोड़ा बड़ा होता है, इसलिए सस्पेंशन बनता निलंबन। लेकिन कोलोइडल में क्या होता है कि कोलोइडल में ये जो साइज होता है ये कोलोइडल देख रहे हैं, ये इनका जो साइज है ये 1 से 100 नैनोमीटर के मध्य होता है। ये प्रक्षिप्त पदार्थ है और ये किस में है, ये जल में, ये साइड में जल है, यहाँ पे ये होते हैं। इस डायग्राम के माध्यम से हम समझ सकते हैं
कि ये जो येलो कलर का स्ट्रक्चर है वो है डिस्पर्ड फेज अर्थात प्रक्षिप्त पदार्थ, डिसकंटिन्यूस फेज। और प्रोटोप्लाज्म के बारे में हम बात करें तो ये कार्बनिक पदार्थ होते हैं, जैसे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, ये डिस्पर्स फेज के रूप में कार्य करते हैं। और डिस्पर्सिंग फेज, कंटिन्यूस फेज, यहाँ पे जल होता है। तो ये जल और ये कार्बनिक पदार्थ ये मिलकर कोलोइड बनाते हैं। अब जो कोलोइड जो होते हैं उनके कुछ लक्षण होते हैं जो कि कोलोइड में पाए जाते हैं। और ये लक्षण क्या है कि एक तो टिंडल्स इफेक्ट होता है, सोलो जेल स्टेट, ये इलेक्ट्रिक चार्ज, हम इस प्रोटोप्लाज्म के बारे में बात कर रहे हैं तो उसमें एब्जॉर्प्शन पाया जाता है, प्रेसिपिटेशन, कोलिशन और ब्राउनियन मूवमेंट ये पाए जाते हैं। इनकी हम बात करते तो सबसे पहले बात करते हैं टिंडल्स इफेक्ट की। टिंडल इफेक्ट्स क्या होता है कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, अपवर्तनांक, वो कोलोइडल पार्टिकल का जो होता है वो डिस्पर्सन फेज से डिफरेंट होता है। यहाँ डिस्पर्सन फेज है जल, तो जल से अलग होता है। जो पार्टिकल्स में होते हैं प्रोटोप्लाज्म में, उनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग होता है। इसलिए कोलोइडल पार्टिकल द्वारा आवर्तित प्रकाश के विवर्तन या प्रकीर्णन को टिंडल्स इफेक्ट कहते हैं। ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपवर्तनांक अलग है, इसलिए जब इस पर प्रकाश पड़ता है तो ये जो पदार्थ होते हैं कोलोइड पार्टिकल्स, ये उसका प्रकीर्णन करते हैं, जिसको बोलते हैं टिंडल्स इफेक्ट। दूसरा है सोल एंड जेल स्टेट। कोलोइड में जो सोल स्टेट है वो, यहाँ प्रोटोप्लाज्म की हम बात करें तो वो लिक्विड स्टेट होती है, और जेल स्टेट है वो सॉलिड या सेमी सॉलिड स्टेट होती है। सॉलिड अर्थात ठोस और सेमी सॉलिड अर्ध ठोस। सोल स्टेट तब होती है जबकि जो कोलोइड पार्टिकल होते हैं, डिस्पर्ड पार्टिकल, वो जल में यूनिफॉर्मली यानी समान रूप से ये वितरित होते हैं, तो उस केस में सोल स्टेट या लिक्विड स्टेट होती है। और जेल स्टेट तब बनती है जब ये डिस्पर्स पार्टिकल होते हैं, ये रेटिकुलम या कुछ जालिका बनाते हैं और इसके बीच के जो रिक्त स्थान होते हैं उसमें जल स्थित होता है। तो ये सोल और जेल ये इंटरचेंजेबल स्टेट होती है। जब कोलोइड पार्टिकल एक समान वितरण होता है उनका तो ये सोल स्टेट बन जाती है, लिक्विड। और जब ये रेटिकुलम बनाते हैं, जालिका बनाते हैं, स्पंजी स्ट्रक्चर बनाते हैं, तो जेल स्टेट बन जाती है। उसके बाद हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज की। तो इलेक्ट्रिक चार्ज जो होता है वो कोलोइड पार्टिकल जो होते हैं वो सेम इलेक्ट्रिक चार्ज होते हैं, और सेम चार्ज की वजह से दे आर इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। उसके बाद एडजॉर्प्शन की हम बात करें, अधिशोषण की, तो डिस्पर्स्ड अवस्था में, प्रक्षिप्त अवस्था में कोलोइड पार्टिकल का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वह अधिक होता है, जिसके कारण इनमें अन्य आयनों और अणुओं के अधिशोषण की अत्यधिक क्षमता होती है। प्रोटीन व एंजाइम में अधिशोषण की क्षमता अधिक होती है। उसके बाद प्रेसिपिटेशन और कोगुलेशन, निक्षेपण या स्कंदिता की बात करें तो कोलोइड घोल को गर्म करने या इनमें विपरीत आवेश युक्त पदार्थ मिलाने पर कोलोइडी कण निक्षेपण के रूप में पृथक होकर नीचे बैठने लगते हैं। इस क्रिया को ऊर्णन या फ्लोकुलेशन व कोलोइडी विलोम के इस गुण को निक्षेपण या स्कंदिता कहते हैं। उसके बाद एक और गुण पाया जाता है, वो है ब्राउनियन गति या ब्राउनियन मोमेंट। प्रक्षेपण माध्यम के अणुओं की कोलाइडी अणुओं से टक्कर के कारण जो कोलाइडी कण होते हैं वे अनियमित रूप से गति करते हैं, जिसे
ब्राउनियन गति करते हैं, ब्राउनियन गति कहते हैं। और इसका 1827 में रॉबर्ट ब्राउन ने वर्णन किया था। ब्राउनियन गति किस लिए होती है कि जो कोलोइडल पार्टिकल होते हैं, प्रक्षिप्त पदार्थ, वो प्रक्षेपण माध्यम में अर्थात जल में है, तो जल के अणुओं की ये का जो मूवमेंट होता है तो उसकी टक्कर से ये कोलोइडल पार्टिकल में भी मूवमेंट होता है, उसी को ही ब्राउनियन गति कहा जाता है। उसके बाद हम मोमेंट ऑफ प्रोटोप्लाज्म की बात करें तो प्रोटोप्लाज्म में इलास्टिसिटी 50 था, विस्कोसिटी शांता और फेज रिवर्सल अर्थात जेल से सोल और सोल से जेल अवस्था के कारण दो प्रकार के मूवमेंट्स पाए जाते हैं, तो साइक्लोसिस और दूसरा अमीबॉइड और तीसरा सिलेरी मूवमेंट, तीन प्रकार के मूवमेंट्स इनमें पाए जाते हैं। साइक्लोसिस अर्थात जीव द्रव्य भ्रमण की हम बात करें तो फेस रिवर्सल के कारण जो इंट्रासेलुलर मूवमेंट होता है कोशिका के भीतर, जो प्रोटोप्लाज्म होता है वो एक तरह से मूवमेंट करता है, जिसको साइक्लोसिस कहते हैं। ये दो प्रकार का होता है, एक तो रोटेशन और दूसरा सर्कुलेशन। रोटेशन अर्थात घूर्णन और सर्कुलेशन होता है परिसंचरण। रोटेशन में क्या होता है कि प्रोटोप्लाज्म में एक बड़ी केंद्रीय वैक्यूल या रिक्तिका के चारों ओर क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूवमेंट करता है। और सर्कुलेशन में जो प्रोटोप्लाज्म होता है वो कई वैक्यूल्स होते हैं जिनके चारों ओर अलग अलग डायरेक्शन में मूवमेंट होता है। इस डायग्राम से समझ सकते हैं कि यहाँ पे एक बड़ी वैक्यूल है जिसके चारों ओर ये प्रोटोप्लाज्म में घूम रहा है, तो इस प्रकार के मूवमेंट को कहेंगे रोटेशन। और इस डायग्राम में ये बहुत सी रिक्तिकाएँ जिनके चारों ओर प्रोटोप्लाज्म में अलग अलग डायरेक्शन में घूमता है, इसको सर्कुलेशन या परिसंचरण कहा जाता है। दूसरा जो मूवमेंट है वो अमीबॉइड मूवमेंट। अमीबॉइड मूवमेंट में क्या होता है कि प्रोटोप्लाज्म एक मास के रूप में आगे की ओर बढ़ता है। इसमें क्या होता है कि सोल और जेल अवस्थाओं में चेंज होता है, जिसका फलस्वरूप प्रोटोप्लाज्म आगे की ओर अमीबीय गति के रूप में बढ़ता है। तीसरा है सीलियरी मूवमेंट। ये सीलिया और फ्लैजिला में मूवमेंट के फलस्वरूप ये मूवमेंट होता है। तो हमने इस लेक्चर में प्रोटोप्लाज्म के बारे में और उसके भौतिक लक्षणों और कोलोइडल प्रॉपर्टीज के रूप में जाना, साथ ही प्रोटोप्लाज्म में जो मूवमेंट होते हैं